हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले क्लास में आपने रासायनिक सूत्र एवं मोल संकल्पना चैप्टर में हमने सहसंयोजी यौगिकों के अणुभार निकालना सीखे थे। उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है, उसको हल करेंगे कि किस तरीके से उसका अणुभार हम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है आपका NH3 यानी अमोनिया का। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला आपका पहला है NH3। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14। ठीक है, या फिर इसको हम संकेत के रूप में भी लिख सकते हैं कि N का परमाणु भार 14। फिर हाइड्रोजन का परमाणु भार बराबर कितना होता है, अब क्या होगा, NH3 यानी अमोनिया का अणुभार बराबर, अणुभार क्या हो जाएगा आपका, अमोनिया N पहले दिया है तो क्या हो जाएगा, ये 14 प्लस यानी N का H3 यानी ये 3 पहले आ जाएगा इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा, 14 प्लस क्या हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 और 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अमोनिया का जो अणुभार है वो कितना होगा, 17। ठीक है, उसी तरीके से आपका क्या हो गया, दूसरा जो है वो क्या है, PCl5 का, यानी जो फास्फोरस है उसका अणुभार कितना होता है, 30 होता है। और यहाँ पर क्लोराइड का कितना होगा, 35.5। तो हम क्या देखेंगे, ये दूसरे को देखेंगे कि दूसरा जो किसका है आपका, दूसरा वाला PCl5। ठीक है, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका क्या नाम होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ पर क्या होगा, फास्फोरस का परमाणु भार बराबर कितना हो जाएगा, कितना है आपका 30 है। ठीक है, उसी प्रकार Cl का परमाणु भार यानी क्लोराइड का कितना है, 35.5। तो ये क्या हो जाएगा, PCl5 का अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, P का कितना दिया हुआ है 30, उसका परमाणु भार कितना होता है 30, और क्लोराइड का कितना होता है, ये 5 लिखा तो 5 गुणित क्या हो जाएगा, 35.5। तो ये क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो 30 धन 35.5 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एम 25 का 5, हासिल लगा दो, 5 एम 25, 25 और 2 27 हो गया, 27 का 7, हासिल लगा दो, 5 तिया 15, 15 16 17। तो कितना हो जाएगा, दशमलव, तो 177.5। अब इसको क्या करेंगे हम, 177.5 में कितना जोड़ेंगे, 30 को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 7 7 3 10 0, हासिल आया 2, दशमलव क्या हो जाएगा, 207.5। तो इस प्रकार से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 का अणुभार कितना होगा, 207.5। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, H2O2। तीसरा जो क्या है आपका, H2O2 यानी H2 का परमाणु भार बराबर क्या होगा, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। ठीक है, उसी प्रकार O2 का
परमाणु भार ऑक्सीजन का आपका कितना होता है 16। तो ये क्या हो जाएगा H2O2 का अणुभार बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस, यानी क्या है ये हाइड्रोजन का 2 है तो 2 पहले आएगा और उसका क्या है परमाणु भार कितना है 1, तो ये 1 आ गया और इनको बीच क्या है गुणे का निशान है। फिर ऑक्सीजन क्या है आपका 2 पहले लिखोगे O2 है तो, और क्या हो जाएगा इसका 16। तो इसको हल करेंगे तो यह है 2 से 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा प्लस ये क्या होगा 16 दूनी 32 और 2 क्या हो जाएगा 34। तो ये जो H2O2 का अणुभार कितना निकलेगा 34। उसी प्रकार से इसको मैं बार बार इसलिए आप लोग को बता रही हूँ सारे क्वेश्चन को, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए और आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोग को जरूरी है कि जितना भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन में या इस चैप्टर में आप लोग को ये जो दिया है तत्व तो उनके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। परमाणु भार याद होगा, परमाणु क्रमांक के अलावा अगर परमाणु भार ही याद होगा तभी आपका ये क्वेश्चन जो है वो बनेगा। तो जितने भी इस चैप्टर में ये तत्व दिए हुए हैं जैसे अमोनियम, फास्फोरस, पेंटाक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक, इन सभी का हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सभी का आपको परमाणु भार याद होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। चौथा देखते हैं हमें क्या है सल्फर यानी एसिड का। चौथा जो है Sa यानी S का परमाणु भार यानी किसका सल्फर का। तो सल्फर का कितना होगा आपका 32, ठीक है 32 योग। तो इस तरीके से सल्फर का H8 का अणुभार बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणित 32, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 32 को 8 से भाग दोगे तो 8 दूनी 16, हासिल आया 1, 8 दूनी 16 आती है 24, 24 और 1 25। तो ये क्या हो जाएगा 256। तो इस तरीके से आपका S8 का अणुभार कितना होगा 256। इस प्रकार आप देखोगे एसिड का अणुभार कितना हो जाएगा 256। अब लास्ट आपका क्या बचा है जो पांचवा है HCl, ठीक है। तो HCl जो है वो क्या है हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु भार बराबर कितना होगा, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ठीक है। फिर Cl का परमाणु भार क्या होता है आपका, क्लोराइड का कितना होता है 35.5 इसका परमाणु भार, ठीक है। अब क्या होगा HCl का अणुभार बराबर क्या हो जाएगा 1/35.5। तो ये क्या हो जाएगा 35.5 में क्या करोगे 1 को आपको जोड़ना है, दशमलव के बाद 0 लगा 5.63। तो ये क्या हो जाएगा 36.5। तो HCl का जो अणुभार है वो कितना होगा आपका 36.5, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है बहुपरमाणु, ठीक है। तो आप लोग इसके पहले वाले चैप्टर जो रासायनिक आबंध है उसमें देखे थे कि हमने क्रियाकलाप के माध्यम से वैद्युत संचालन के बारे में पढ़ा था, वैद्युत चालकता के बारे में, जिसमें हमने क्या लिया था 4 अलग अलग बीकर लिए थे। उसमें पहले बीकर में हमने
मतलब उसमें 100 ml पानी लेकर उसमें क्या डाले थे, 2 चम्मच सोडियम क्लोराइड। दूसरे में क्या डाले थे हम, 2 चम्मच कैल्शियम क्लोराइड। तीसरे में क्या डाले थे, शक्कर। चौथे में ग्लूकोज। इस प्रकार से तो उसमें क्या हुआ था, आपका जो सोडियम क्लोराइड है उसमें क्या हुआ था, विद्युत का चालन हुआ था, वैद्युत का चालन हुआ था। तो ये किसमें हुआ था, सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड माइनस आयन, इसमें क्या हुआ था, वैद्युत का चालन हुआ था, यानी वैद्युत का सुचालक है ये। आगे जो देखेंगे वो क्या है, अगला जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, बहुपरमाणु आयन। तो आप सभी ने इसके पहले वाले अध्याय रासायनिक आबंध में पढ़ा था। तो क्या होता था उसमें, जलीय विलयन में, किसके जलीय विलयन में, आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत क्या करता था, सुचालक प्रदर्शित करता था, यानी आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते थे। तो हमने क्रियाकलाप के माध्यम से देखा था कि हमने क्या किया था, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिया था, जिसमें क्या हुआ था, विद्युत का वो सुचालक होते थे, वे आयनित होकर सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनित होकर सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड माइनस आयन बनाए। उसी प्रकार हम एक और उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पर, किसका, अमोनियम नाइट्रेट का। ठीक है, तो सॉरी अमोनियम नाइट्रेट बोलती हूँ, सोडियम नाइट्रेट का। तो सोडियम नाइट्रेट में आप देखेंगे ये उदाहरण है, तो इसमें से भी क्या होगा, ये भी विद्युत का सुचालकता प्रदर्शित करेगा। तो इसमें भी ये क्या होगा, सोडियम प्लस आयन और नाइट्रेट माइनस आयन बनाएंगे। ठीक है, और इसके उदाहरण को समझने से पहले आप एक बार बहुपरमाणु आयन की परिभाषा देखते हैं। तो क्या होगा, परमाणुओं के ऐसे समूह जिन पर कुल आवेश विद्यमान हो उन्हें बहुपरमाणु आयन कहते हैं। परमाणुओं के ऐसे समूह, ये परमाणुओं का पूरा समूह है, तो क्या होगा, परमाणुओं के ऐसे समूह जिन पर कुल आवेश विद्यमान हो तो उन्हें हम बहुपरमाणु आयन कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से ये समझे, ये आपका सोडियम नाइट्रेट का उदाहरण हो गया, तो जिसमें से आपका सोडियम प्लस आयन वाला और नाइट्रेट माइनस आयन वाला। उसी प्रकार हम किसका लेंगे, अमोनियम क्लोराइड का ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, NH4Cl। तो ये क्या हो जाएगा, NH4 प्लस वाला आयन हो गया और प्लस ये क्लोराइड क्या हो गया, माइनस आयन में टूटेगा। उसी तरीके से हम उदाहरण सोडियम सल्फेट का ले लेते हैं। तो आपका सोडियम जो है वो क्या हो जाएगा, आपका प्लस चार्ज, यानी ये देखो, और क्या हो जाएगा, सल्फेट क्या हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, SO4 माइनस। ठीक है, 2 माइनस, यानी सल्फेट क्या होता है, 2 माइनस। तो ये क्या है, इन पर आवेश है, प्लस आवेश और ये माइनस आवेश। उसी प्रकार से आप देखोगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, Cl2 प्लस, यानी कैल्शियम में 2 आवेश होंगे, यानी 2 प्लस चार्ज होंगे, प्लस क्या होगा, ये हाइड्रोक्साइड क्या होगा, माइनस चार्ज। उसी प्रकार एक उदाहरण है, क्या है, सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3। तो ये क्या हो जाएगा, ये बनाएगा तो क्या होगा, ये सोडियम प्लस आयन और क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये CO3, ये कार्बोनेट का। इस तरीके से आपका देखोगे तो यहाँ पर अमोनियम और क्या है, सल्फेट, ये सभी किसके उदाहरण हैं, आपके बहुपरमाणु के उदाहरणों के बाद हम देखेंगे मूलक। ठीक है, तो मूलक किसे कहते हैं, सबसे पहले मूलक किसे कहते हैं, तो आवेशित परमाणु और परमाणुओं के आवेशित समूह को हम क्या कहते हैं, मूलक कहते हैं। आवेशित परमाणु और परमाणुओं के आवेशित समूह को हम मूलक कहते हैं। ये मूलक 2 प्रकार के होते हैं, पहला है धनात्मक मूलक यानी, और दूसरा है ऋणात्मक मूलक। जो मूलक क्या है, जो धन आयन से, मतलब धन आयन से जो क्षार प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय मूलक कहते हैं। धन आयन से जो क्षार प्राप्त होते हैं उसे हम क्षारीय मूलक कहते हैं। और ऋण आयन से जो क्या होता है, ऋण आयन से जो अम्ल प्राप्त होता है उसे हम अम्लीय मूलक कहते हैं। उदाहरण देखिए कि क्षारीय मूलक का, इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, तो ये किस रूप में टूट रहा है, सोडियम प्लस और OH माइनस, यानी
ये क्या होगा आपका माइनस चार्ज वाला होगा और सोडियम जो है प्लस चार्ज और हाइड्रोक्साइड जो है वो माइनस चार्ज वाला। दूसरा उदाहरण है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें से अमोनियम क्या है आपका प्लस चार्ज और क्या है हाइड्रोक्साइड है वो माइनस चार्ज में टूटेगा। उसी प्रकार से आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें से कैल्शियम जो है वो क्या होगा आपका उसमें प्लस चार्ज वाला और हाइड्रोक्साइड माइनस चार्ज वाला। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि इसमें क्षारीय मूलक कौन कौन सा है आपका, सोडियम है, अमोनियम है और कैल्शियम है, ये सभी क्या है आपके क्षारीय मूलक है। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखेंगे किसका ऋणात्मक मूलक, तो ऋण आयन से जो अम्ल प्राप्त होता है उसे हम अम्लीय मूलक कहते हैं। तो क्या होगा आपका जो पहला उदाहरण है वो क्या है HCl, तो हाइड्रोजन इसमें प्लस में टूटेगा और क्लोराइड क्या है माइनस आयन में। उसी प्रकार ये है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, तो ये हाइड्रोजन प्लस आयन में और नाइट्रेट जो है वो क्या है माइनस आयन में टूटेगा। उसी तरीके से इसमें देखोगे हाइड्रोजन सल्फेट जो है तो हाइड्रोजन प्लस में और सल्फेट जो है वो क्या होगा माइनस आयन। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लोराइड नाइट्रेट और सल्फेट जो है वो क्या है आपका अम्लीय मूलक है। क्या है आपका अम्लीय मूलक है। इस उदाहरण में आपका क्लोराइड नाइट्रेट और सल्फेट क्या है अम्लीय मूलक है। और यहाँ पर क्षारीय मूलक में देखोगे तो कौन कौन सा है सोडियम और अमोनियम और ये कैल्शियम, तो ये सभी क्षारीय मूलक है। तो इस प्रकार से मूलक ये कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है बहुपरमाणिक यौगिकों के द्वारा क्या है उसकी संयोजकता को लिखना या क्या है उसकी आड़ा तिरछा पद्धति के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।